तो कल पूरी रात मेहनत करके फाइनली मैंने क्लास 10th के बच्चों के लिए मटेरियल रेडी कर ही लिया। तो हे बच्चों, यू ऑल आर वेलकम टू द चैनल। बच्चों, आज हमारी बोर्ड पैटर्न डिकोड की सीरीज का पहला लेक्चर अपलोड होने वाला है। अब जिन बच्चों को इस बोर्ड पैटर्न डिकोड सीरीज के बारे में पता नहीं है तो मैं आपको बता देता हूं। मैंने अपने क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए एक सीरीज स्टार्ट करी अपने यूट्यूब चैनल पे, जिसमें कि मैं बोर्ड के पेपर को डिकोड करूंगा, उसके सेक्शंस को डिकोड करके और हर चैप्टर के लिए सेक्शन वाइज वीडियो बनाऊंगा। जैसे कि हमारे बोर्ड के पेपर में टोटल 5 सेक्शंस होते हैं, सेक्शन ए बी सी डी एंड ई। अब आप लोगों को पता होगा कि सेक्शन ए जो है वो एमसीक्यू बेस्ड होता है, सेक्शन बी 2 मार्कर, सेक्शन सी 3 मार्कर, सेक्शन डी 5 मार्कर और सेक्शन ई केस स्टडी होता है। तो मैंने क्या करना है कि मैंने हर चैप्टर के, अगर हमारे बोर्ड में जैसे 10th में पहला चैप्टर है रियल नंबर, तो रियल नंबर चैप्टर की 5 वीडियोस बनेगी। उन 5 वीडियोस में पहली वीडियो जो होगी वो सिर्फ एमसीक्यू क्वेश्चंस की होगी, जिसमें मैं टॉप 30 एमसीक्यूज लेके आऊंगा, जो बीइंग अ टीचर मेरे हिसाब से बेस्ट एमसीक्यूज है और हर टाइप का कंसेप्ट कवर कर लेते हैं। फिर ऐसे ही सेक्शन बी बनेगा जिसमें सारे रियल नंबर्स के 2 मार्कर होंगे। फिर सेक्शन सी बनेगा जिसमें सारे रियल नंबर्स के 3 मार्कर, देन डी 5 मार्कर और ई केस स्टडी। ऐसे ही करके सारे चैप्टर्स के लिए ये सीरीज चलेगी। चैप्टर 1, चैप्टर 2 सबकी 5-5 वीडियोस बनेगी। और ये जो क्वेश्चंस है बच्चों, ऐसा नहीं है कि इन्हें रैंडमली उठा लिया गया है कहीं से भी। मैंने ये क्वेश्चन खुद से अपने हाथों से मेहनत करके बनाए हैं आप लोगों के लिए। और ये क्वेश्चंस मुझे जहां तक लगता है, अपने 12 साल के टीचिंग करियर एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूं कि मैंने ये क्वेश्चंस में सारे टाइप के क्वेश्चन इंक्लूड करे हैं जो बोर्ड ने आज तक पूछे हैं या आगे पूछ सकता है। एंड में आपको हर सीरीज में एंड में 5 से 6 कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस भी मिलेंगे। क्लियर है बच्चों? तो आपका काम बस इतना है कि इसे सिंसियर होकर पढ़ो, क्योंकि ये वर्कशीट मैंने बहुत मेहनत से बनाई है। मैंने पूरा इंटरनेट छान दिया इसको बनाने के लिए। पीछे इतनी सारी मेरे पास रेफरेंस बुक्स पड़ी है मैथ्स की, इनका यूज किया। पीवाईक्यूज थे, बच्चों के स्कूल के पेपर्स थे, हर जगह से सिलेक्टेड क्वेश्चंस निकाले और कोशिश करा कि सारे कंसेप्ट्स को अपने इन क्वेश्चंस में कवर करूं। तो आज से हम 10th की पढ़ाई आज ही से शुरू कर दो बच्चों। बोर्ड्स आने का इंतजार मत करो, क्योंकि आज ही से मेहनत करते रहोगे तो एंड में कॉन्फिडेंस लेवल ऐसा होगा कि भाई हमें आज ही पेपर दे दो, हम तो आज ही इसको 90+ मार्क्स लाके दिखा देंगे। क्लियर बच्चों? ठीक, तो आज से मैं पहला लेक्चर अपलोड करके इस सीरीज की शुरुआत कर रहा हूं। बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्लास 10th के लिए बच्चों के लिए ये सीरीज। ठीक, दूसरी बात, अगर किसी बच्चों को इन क्वेश्चंस का पीडीएफ चाहिए, किसी भी बच्चे को इस क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए या इसकी सॉल्यूशन की चाहिए, हालांकि सॉल्यूशन तो अभी मैं अपनी वीडियो में समझाऊंगा, बट स्टिल आपको पीडीएफ फॉर्म में अगर आंसर की चाहिए तो आप कमेंट में मुझे बता देना, मैसेज डाल देना। मैं आपकी मेल आईडी लेके या इंस्टाग्राम के थ्रू कैसे भी आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं अब इस शीट की सॉल्यूशंस की तरफ। एंड ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से सारे 10th के बच्चों को। आज से मैं भी अपनी मेहनत शुरुआत कर रहा हूं पहली वीडियो से 10th के लिए, और आप भी आज ही से लग जाओ मेहनत में। और बोर्ड में इस बार हम लोग पूरी मेहनत करके 100% 95+ मार्क्स लेके आएंगे। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस लाऊंगा मैं चैनल पे, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस लाऊंगा कि आपके सारे बोर्ड के कंसेप्ट क्लियर कर देंगे वो। तो चलते हैं अब अपने सॉल्यूशंस की तरफ बच्चों। तो बच्चों, आज की वीडियो में रियल नंबर्स के एमसीक्यू क्वेश्चन होने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में सेक्शन ए में आते हैं 1 मार्कर में। ठीक, ये रहे वो सारे क्वेश्चंस बच्चों जो मैंने एज अ पीडीएफ बना के रखा हुआ है। अगर किसी बच्चे को चाहिए होगी तो वो मुझे कमेंट में बता देगा। और आज मैं इन्हीं 30 क्वेश्चंस को, एमसीक्यू क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों को निकाले हैं, आपको समझाऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा, और सारे टाइप्स के कंसेप्ट इस चैप्टर के कवर हो जाएंगे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस के लिए। ठीक बच्चों, चल तो यहाँ पे मैंने इन क्वेश्चंस को पेजेस वाइज ब्रेक कर रखा है। एक एक करके हम एक एक क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन बच्चों हमारा, इफ P एंड Q आर 2 डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स, अगर P और Q 2 अलग अलग प्राइम नंबर्स हैं, देन देयर HCF इज। अब बच्चों, 2 प्राइम नंबर्स का HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है? हमेशा 1 होता है। इसका आंसर तो डी ऑप्शन होगा 1, बट मैं समझा देता हूँ कैसे। एक रैंडम 2 प्राइम नंबर्स लूँ मैं, दैट इज अगर मैं लेता हूँ एक प्राइम नंबर 11, एक प्राइम नंबर 23। अब एक बात बताओ, प्राइम नंबर की क्या प्रॉपर्टी होती है कि उसके जब फैक्टर्स निकाले जाते हैं तो उसका फैक्टर 1 आता है या नंबर इटसेल्फ आता है कि नहीं? और 23 का भी निकालोगे तो 1 आएगा या तो नंबर इटसेल्फ आएगा। और अगर आप 11 और इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखोगे, कॉमन फैक्टर देखोगे जो हाईएस्ट है वो 1 है सिर्फ। वो क्या है बच्चों? सिर्फ 1 है और कुछ नहीं। तो आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर हो गया डी ऑप्शन 1, डन। अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 2, ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मेरी क्लास के बच्चों को भी परेशान करता है। क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन में ना
रियल नंबर्स और पॉलिनोमियल्स दोनों को इंक्लूड करा हुआ है क्वेश्चन में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब ध्यान से समझना इसको क्या बोला है इन्होंने बोला है कि p एक प्राइम नंबर है। आंसर 2 हम शुरू करते हैं। p एक प्राइम नंबर है। अब सीधी सी बात है बच्चों, अगर p एक प्राइम नंबर है, अभी पीछे ही हमने जाना कि एक प्राइम नंबर के जब फैक्टर्स निकाले जाते हैं, एक प्राइम नंबर के जब आप निकालते हो बच्चों क्या फैक्टर्स निकालते हो, तो फैक्टर्स जो होते हैं वो फैक्टर्स 1 और नंबर इटसेल्फ आता है। मतलब अगर आप p के फैक्टर निकालोगे तो फैक्टर होगा 1 एंड नंबर इटसेल्फ। तो ये कहते हैं कि ये जो इसके फैक्टर्स है, ये फैक्टर्स जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, किसी पॉलिनोमियल के जीरोज हैं। अब पॉलिनोमियल के जीरो मतलब अल्फा और बीटा से डिनोट होते हैं। दो फैक्टर्स है तो अल्फा और बीटा हो गया, ठीक है। तो ये आपकी अल्फा की वैल्यू हो गई, ये आपकी बीटा की वैल्यू हो गई। पॉलिनोमियल का यूज हो रहा है, ठीक है। तो अब इन्होंने बोला है कि इनमें से कौन सी ऐसी एक्सप्रेशन है जिसके ये जीरोज हो सकते हैं, आप एक्सप्रेशन बताओ। तो बहुत सिंपल सा तरीका है, आपको एक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म पता है बच्चों। अगर आपके पास जीरोज हो और आपको पॉलिनोमियल बनाना हो तो कैसे बनाते हैं, px इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0। बहुत सिंपल सा है। तो आपके पास अल्फा भी है, आपके पास बीटा भी है, आपको करना क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस व्हाट इज अवर अल्फा दैट इज 1 और व्हाट इज अवर बीटा दैट इज p। तो 1 प्लस पी लिख सकता हूँ या p प्लस 1 लिख लो, क्या फर्क पड़ रहा है, क्योंकि प्लस में तो कोई भी आगे हो कोई भी पीछे हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो p प्लस 1 एक्स प्लस व्हाट इज p इंटू 1 बच्चों p दैट इज इक्वल्स टू 0। अब क्या कोई ऑप्शन इस इक्वेशन से मैच कर रहा है, जरा ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर माइनस पी प्लस 1 एक्स प्लस पी इक्वल्स टू 0। तो अगर आप सी ऑप्शन को देखते हो, नहीं बी ऑप्शन को देखते हो, बी ऑप्शन को देखते हो तो ये ऑप्शन इससे मैच कर रहा है। तो आपका सेकंड का आंसर हो गया बी ऑप्शन। होप सभी बच्चों को क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव करते हैं। सीबीएसई 2023 का क्वेश्चन है, पीवाईक्यू है एक, इफ पी एंड क्यू आर नेचुरल नंबर्स एंड पी। बच्चों ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, मेरे क्लास के बच्चे ने एक डाउट पूछा था ये क्वेश्चन में और काफी अच्छा क्वेश्चन उसके पेपर में आया था। समझो क्या है, ये कहते हैं p और q दो नेचुरल नंबर है, ठीक है, मैंने इधर लिख लिया, ये p है ये q है, और ये कहते हैं कि p जो है वो q का मल्टीपल है। अब पहले ये बताओ आप लोगों को मल्टीपल का मतलब पता है, दैट इज अगर मैं 15 की बात करूं तो 15 किसका किसका मल्टीपल है, 15 1 का मल्टीपल है, 15 3 का मल्टीपल है, 15 5 का मल्टीपल है और 15 अपना तो मल्टीपल है ही, खुद का मल्टीपल तो है ही। तो इसका मतलब आपने ये जाना कि सर यहाँ पे मल्टीपल मतलब वो किसकी किसकी टेबल में आता है, दैट इज 3 की टेबल में आता है, 1 की टेबल में आता है, 5 की टेबल में आता है और 15 खुद की टेबल में तो आता ही है। तो इन्होंने भी बोला है हमारा जो p है वो q का मल्टीपल है। अब q का मल्टीपल है तो मतलब p जो है वो q की टेबल में आएगा। अब p को मैं किसी से मल्टीप्लाई करूं, 1 जा 2 जा 3 जा किसी से भी करूं तो q बनना चाहिए। मल्टीपल का मतलब यही हुआ ना, तो q इज इक्वल्स टू 1 टाइम ऑफ p या 2 टाइम्स ऑफ p या n टाइम्स ऑफ p। अगर मैं n लिख दूं कोई भी नंबर हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो अब इन्होंने पूछा है कि अगर ऐसा है, अगर p जो है वो q का मल्टीपल है तो HCF क्या आएगा बच्चों, p और q का। तो बहुत सिंपल सा तरीका है, मैं आपको समझाता हूँ। आप एक काम करो, q में एक नंबर ले लो, मान लो आपने नंबर लिया 3। अब 3 के मल्टीपल आप जानते हो, 3 1 3, 3 2 6, 3 3 12, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15। कोई भी मल्टीपल आप ले लो, रैंडम कोई भी ले लो, आप जो बोलोगे मैं वो रख लूंगा। जैसे मान लो किसी बच्चे ने बोला सर यहाँ पे ना आप 15 रख लो या 18 रख लो या 21 रख लो, कुछ भी रख लो। मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा अजीब सा मल्टीपल ले लेता हूँ 24, क्योंकि ये इवन ऑड मल्टीपल हो गए ना, ठीक है, एक ऑड है एक इवन है, ठीक है। तो भाई p q का मल्टीपल है। अब जरा q के फैक्टर्स करो, मतलब p के फैक्टर्स करो, तो इसके फैक्टर आप करोगे तो 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8 इंटू 3, 8 3 क्या होता है बच्चों 24, ठीक। और जरा इसके फैक्टर्स करो बच्चों, तो ये आ जाएगा 1 इंटू 3। अब जरा HCF निकालोगे p और q का, p और q का HCF निकालोगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताओगे। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 आएगा, क्योंकि देखो इसमें भी 1 का मल्टीप्लाई तो होगा ही ना, तो 1 आएगा। क्या आया, तो सॉरी 1 नहीं, सॉरी 1 नहीं आएगा, 3 आएगा। देखो दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 3 है। और कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, 1 तो है बट उसकी एग्जिस्टेंस तो कुछ है ही नहीं, 3 इंटू 1 वापस से 3 हो जाएगा। तो 2 कॉमन नहीं है बट HCF 3 है। तो इसका मतलब HCF क्या है बच्चों, Q आया। अगर एक मल्टीपल का मैं HCF निकाल रहा हूँ उसके फैक्टर से, तो HCF हमेशा उसका Q आ रहा है, मतलब छोटा वाला नंबर आ रहा है। जरा ये चीज दूसरे के लिए भी करके देखते हैं, एक दूसरे क्वेश्चन के लिए, ठीक है। रैंडमली मैं कोई नंबर लेता हूँ और उसका मल्टीपल लूंगा p में, दैट इज सर जरा यहाँ 7 लो q की जगह, और इसका मल्टीपल एक होता है 28, जरा इसे लो।
अब इसे अगर आप करोगे तो बच्चों इसके फैक्टर आएंगे 2 इंटू 2 इंटू 7 आएगा बच्चों, आएगा ना। और इधर करोगे तो 1 इंटू 7 आएगा बच्चों। तो अगर HCF ऑफ P और Q निकालते हो आप अगेन P, Q, तो आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सिर्फ 7 आ रहा है और वो व्हाट दिस दैट इज इक्वल्स टू Q। तो हर बार जब भी आप मल्टीपल का HCF निकाल रहे हो उसके नॉर्मल नंबर के साथ, तो आप नोटिस कर रहे हो कि हमेशा छोटा वाला नंबर जो है Q वही एज ए HCF आ जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों सी ऑप्शन, दैट इज Q। होप क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर। अच्छा क्वेश्चन था, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन 4 पे मूव करते हैं। ये भी एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है जो PYQ है, बोर्ड में आया हुआ है 2023 में। क्या दिया है इधर बच्चों, आंसर 4 करेंगे अभी हम। इन्होंने दिया है कि अगर पी स्क्वायर की वैल्यू 32/50 है। अब आप लोग ध्यान से समझो, यहाँ एक दिक्कत है। क्या सर पी स्क्वायर 32/50 है, बट ये दोनों ना वो नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं है। और अगर क्योंकि मुझे पी स्क्वायर है तो मुझे किसी तरह यहाँ पे अगर परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए ना तो मेरा काम आसान हो जाएगा, पी की वैल्यू मिल जाएगी मुझे, ठीक है। तो परफेक्ट स्क्वायर कैसे मिल सकते हैं, आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को जरा 2 से डिवाइड कर दो। आप कर सकते हो ना, क्योंकि एक ऑपरेशन जो दोनों जगह चल रही है तो हम कर सकते हैं। तो दैट इज पी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। अब 32 को 2 से डिवाइड करोगे, देखो 16 होता है और ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। और 50 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या होता है, 25 होता है और ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो अगर पी स्क्वायर की वैल्यू 16/25 है तो पी की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, √16/25, दैट इज इक्वल्स टू प्लस माइनस ऑफ 4/5। और प्लस माइनस ऑफ 4/5, अब चाहे आप प्लस 4/5 रख लो या माइनस 4/5 रख लो, ये दोनों कौन सी कैटेगरी में आते हैं? क्या ये दोनों होल नंबर है? नहीं। क्या ये दोनों इंटीजर है? नहीं। क्या ये दोनों रेशनल नंबर है? हाँ, सी ऑप्शन डन, रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर क्या होते हैं? द नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर Q इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो ये दोनों क्या है, रेशनल नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, आप लोगों की मैथ्स एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। और थोड़ा सा ये क्वेश्चन लंबा जाएगा तो ध्यान से सुनना। ये कहते हैं अगर क्वेश्चन है इफ अगर n² -1 डिविजिबल बाय 8 है, डिविजिबल बाय 8 है मतलब डिवाइड होके रिमाइंडर नॉट इक्वल्स टू 0 देता है। डिविजिबल बाय 8 का मतलब यही होता है कि डिवाइड होके रिमाइंडर नॉट इक्वल्स टू 0। तो n की वैल्यू यहाँ पे क्या हो सकती है? तो बच्चों पहली चीज तो ये ध्यान से सुनो कि पहले जो 2 ऑप्शन है ना वो तो पहले ही गायब हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, मैं आपको दोनों रख के दिखा देता हूँ। एक इंटीजर है तो इंटीजर में बच्चों 1 आता है ना 1, और अगर आप 1 का स्क्वायर करके -1 करते हो तो वो 0 आ जाती है, और 0 डिवाइडेड बाय 8 क्या होता है, 0। तो रिमाइंडर 0 आ गया, मतलब यहाँ पे तो वैल्यू वैसे ही खत्म हो गई, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ये भी एक काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आप लोगों की मैथ्स की एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया है इन्होंने दिया है कि अगर n² -1 डिविजिबल बाय 8 है, डिविजिबल बाय 8 है, तो आप ये बताओ कि n की वैल्यू क्या हो सकती है। तो बच्चों देखो पहले 2 ऑप्शन तो पहले ही खत्म हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप एन इंटीजर और अ नेचुरल नंबर लेके रखते हो वहाँ पे, तो एक नेचुरल नंबर और एक इंटीजर कोई भी चीज़ रख के देख लो वहाँ पे। अगर मैं एक रैंडम नेचुरल नंबर रखता हूँ, दैट इज 2 रख दिया मैंने, 2 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, 4। 4 - 1 क्या होता है, 3। क्या 3 डिविजिबल बाय 8 होता है? नहीं। तो पहली प्रॉपर्टी तो वैसे ही चली गई। और 2 आपको पता है इंटीजर भी होता है और नेचुरल नंबर भी होता है, ठीक है। 2 इंटीजर भी होता है और नेचुरल नंबर भी होता है, तो वहाँ पे तो वो पहले ही खत्म हो गया क्योंकि वो गलत हो रहा है। अब बचता है क्या बच्चों, एन ऑड इंटीजर, वो एक ऑड इंटीजर हो सकता है या एक इवन इंटीजर हो सकता है। ज़रा इसको चेक करके देखते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हम केस रखते हैं इफ़, केस 1, इफ़ अगर n जो है वो इवन नंबर हुआ, n जो है वो क्या हुआ बच्चों, इवन नंबर हुआ, तो n की जो जनरल फॉर्म होगी वो होगी 2 टाइम्स ऑफ k, क्योंकि एक इवन नंबर की जनरल फॉर्म क्या होती है, 2 टाइम्स ऑफ एनी नंबर। अब जरा n को इस इक्वेशन में पुट करके देखो,
तो हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 1 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ k का होल स्क्वायर माइनस 1, दैट इज इक्वल्स टू 4 का k स्क्वायर माइनस 1, 4 का k स्क्वायर माइनस 1। अब आपको पता है 4 का k स्क्वायर माइनस 1 है, तो ये जो 4 का k स्क्वायर है, सिंस 4 का k स्क्वायर जो है बच्चों, 4 का k स्क्वायर जो है ये आपको हमेशा इवन रिजल्ट देगा। क्या देगा बच्चों? इवन रिजल्ट देगा। क्यों? क्योंकि देखो 4 का कोई भी मल्टीपल हो नंबर, 4 का मल्टीपल कुछ भी हो वो हमेशा इवन ही आता है। आप k की वैल्यू 3 भी रख लो तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, बट 9 को भी अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो हमेशा इज ऑलवेज क्या आएगा बच्चों? इवन आएगा। क्या आएगा? इवन आएगा। बट इसमें तो -1 भी हो रखा है, तो देयरफॉर 4 का k स्क्वायर -1 कर दोगे तो 4 का k स्क्वायर आपको इवन नंबर दे रहा था, बट 4 का k स्क्वायर -1 कर दोगे तो वो हमेशा आपको क्या देगा बच्चों? ऑड नंबर देगा। क्या देगा? ऑड नंबर देगा। क्या हमेशा ऑड नंबर, क्या कोई भी ऑड नंबर 8 से डिवाइड होता है? आप 8 की टेबल चला के देख लो, क्या कोई भी उसकी टेबल में ऑड नंबर आ रहा है? नहीं। इसका मतलब डी ऑप्शन भी गलत हो गया, इवन इंटीजर भी नहीं होगा मेरे आंसर में। नेक्स्ट सेकंड पार्ट, ठीक है। सेकंड पार्ट, अगर इफ n की वैल्यू एक ऑड नंबर है, n की वैल्यू एक ऑड नंबर है, क्या है? एक ऑड नंबर है, तो n की वैल्यू अगर एक ऑड नंबर है तो n का जनरल फॉर्म होगा बच्चे 2k+1। वैसे तो देखो आप लोगों को आंसर पता लग ही गया होगा कि अब सी ऑप्शन ही है, क्योंकि ऑड इंटीजर बच गया सर हमारे पास। इवन आपने मना ही कर दिया, पहले तो आपने मना ही कर दिए, तो एक ही ऑप्शन तो बचा ऑड, बट उसका भी प्रूफ दे दो हमें, तो मैं प्रूफ दे रहा हूँ आप लोगों को। तो n की वैल्यू होगी 2k+1। जरा इस इक्वेशन में पुट करो इसे n स्क्वायर -1 में, तो ये हो जाएगा 2k+1 का होल स्क्वायर -1। इसे आप जब सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 2k का होल स्क्वायर दैट इज 4k स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab दैट इज 4k और -1, +1 से -1 कट जाएगा बच्चों, तो ये आ जाएगा 4k स्क्वायर प्लस 4k, और इसमें से अगर आप कॉमन लोगे तो 4k आप कॉमन ले सकते हो, ये हो जाएगा k+1 हो जाएगा। तो फाइनली आपके पास जो जनरल टर्म आई वो आई 4k इंटू k+1 आई बच्चों। नाउ अगर इस एक्सप्रेशन में ध्यान से देखो आप, तो k इंटू k+1 दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स को डिनोट कर रहे हैं, दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स को डिनोट कर रहे हैं। कैसे नंबर्स को डिनोट कर रहे हैं बच्चों? कॉन्जिक्यूटिव नंबर। कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं? जिसको नहीं पता, कॉन्जिक्यूटिव नंबर वो होते हैं जो एक के बाद एक आता है, जैसे 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अगर ये k और k+1 दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर हैं तो एक दोनों में से कोई ना कोई एक नंबर तो इवन होगा, या तो k इवन होगा या तो k+1 इवन होगा। और अगर दोनों में से कोई एक भी इवन हुआ तो पूरे रिजल्ट को क्या बना देगा? पूरे रिजल्ट को क्या बना देगा बच्चों? इवन बना देगा। क्या बना देगा बच्चों? इवन बना देगा। और अगर वो पूरे रिजल्ट को इवन बना देगा, दैट इज हम कह सकते हैं देयर, तो अगर k दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर है तो मैं लिखूंगा आइदर ऑफ द टू एक्सप्रेशन, आइदर ऑफ टू एक्सप्रेशंस आर इवन, दोनों में से कोई ना कोई एक तो इवन होगा। तो वो क्या करेगा? आपके रिजल्ट को इवन बना देगा, आपके रिजल्ट को, देयरफॉर आपका k इंटू k+1 इवन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? इक्वल्स टू इवन नंबर। और अगर एक इवन नंबर में आप 4 का मल्टीप्लिकेशन करते हो तो आंसर भी क्या आएगा? क्योंकि 4 तो हमेशा ही आपको इवन नंबर देता है, तो आंसर भी क्या आएगा बच्चों? इवन नंबर आएगा। तो आपको इससे पता लग गया कि इवन नंबर 8 से डिविजिबल होते हैं, इवन नंबर 8 से डिविजिबल होते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर फाइनली आ गया कि जब वो एक ऑड नंबर होगा, जब वो क्या होगा बच्चों? एक ऑड नंबर होगा, तब मेरा रिजल्ट एक इवन नंबर आ रहा है, और इवन नंबर 8 से डिविजिबल होता है, तो इसका मतलब मेरा आंसर जो होगा कि मेरा n की वैल्यू एक ऑड नंबर होगा। मुझे पता है थोड़ा सा क्वेश्चन कंफ्यूजिंग था, बट बच्चों एक बार दोबारा से स्टार्टिंग से इसे रीड करोगे या पढ़ोगे, समझोगे तो समझ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, if HCF of 408 and this is expressible in the form of this and this, then the value of m is। बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ। देखो, आपको सबसे पहले HCF निकालना है 408 और 1032 का, तो मैं ये लिखता हूँ 408 को और ये लिखता हूँ बच्चों 1032 को। ठीक है, तो नाउ 408 का इधर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेता हूँ 408 का, 2 से करूँगा तो 2 to the 4 204, फिर 2 से करूँगा तो 102, फिर 2 से करूँगा तो बच्चों
2 5 ज़ा 10 51, फिर 3 से करूँगा तो 3 2 ज़ा 3 1 ज़ा 3, ठीक है 3 1 ज़ा 3 और 7 ज़ा 17 और फिर 17 आ जाएगा लास्ट में 1। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन आया 2 का क्यूब इंटू 3 इंटू 17, ठीक है बच्चों। अब यही चीज़ करता हूँ मैं 1032 के लिए, 1032 के लिए 2 से करते हैं तो 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, फिर 2 से करते हैं 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2 8 ज़ा 16, ठीक है 258, फिर 2 से करते हैं 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा 18, ठीक है बच्चों। फिर इसे हम 2 से नहीं कर सकते, 3 से कर सकते हैं, 3 4 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9, 43। फिर इसे हम 3 से नहीं कर सकते हैं, शायद 43 से ही करना पड़ेगा, तो 43 1 ज़ा 43। तो इसका फैक्टर्स आ गया 2 इंटू 2 इंटू मतलब 2 का क्यूब, ऐसे लिख देता हूँ 2 का क्यूब इंटू 3 इंटू 43। अब इन्होंने बोला है कि जो HCF है इन दोनों का, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब लोएस्ट पावर ली जाती है बच्चों, लोएस्ट पावर ली जाती है, तो HCF इन दोनों का क्या आएगा, दैट इज 2 का क्यूब इंटू 3, दैट इज 2 का क्यूब क्या होता है बच्चों, 2 का क्यूब होता है 8, 8 3 ज़ा 24, तो 24 के इक्वल आ जाएगा HCF। अब वो 20 HCF जो है वो किसके इक्वल है, 1032 इंटू एम माइनस 408 इंटू 5 इक्वल्स टू 24। सॉल्व करेंगे तो इस वैल्यूज़ को उधर ले जाओ तो ये हो जाएगा 1032 इंटू एम 24 प्लस 408 इंटू 5 में यही मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 8 5 ज़ा 40 होता है, कैरीज 4, 5 0 ज़ा 0, 4 5 4 ज़ा 20, 2040, 1032 इंटू एम इक्वल्स टू, ऐड करूँगा इसे मैं तो हो जाएगा 2064, और इसे जब डिवाइड करूँगा तो 1032 से 2064 एम की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो फाइनली आपका आंसर हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 का 2, डी ऑप्शन। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर देखते हैं। इफ एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स इज 3600 देन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर कैन नॉट बी द HCF। अब एक मैं छोटा सा रूल बताता हूँ बच्चों, अगर आपको 2 नंबर का HCF गिवन हो, LCM गिवन हो और आपसे HCF पूछे तो बस आप ये करके देख लिया करो कि कौन सा नंबर उस LCM वाले नंबर को डिवाइड कर रहा है। अब चारों में से कौन सा ऐसा नंबर है जो उसको डिवाइड नहीं करेगा, क्योंकि इन्होंने पूछा कैनॉट द, तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि 500, आपको साफ साफ दिख रहा है कि 500 है, और बाकी सब करेंगे देखो 600 भी डिवाइड करेगा, 400 भी डिवाइड करेगा, 150 भी डिवाइड करेगा 3600 को, बस 500 ऐसा नंबर है जो डिवाइड नहीं करेगा, तो इसका आंसर 500, तो इस पर ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 8, ये भी बहुत ईजी टाइप का क्वेश्चन है बट मैं समझा देता हूँ। देखो, इफ 2 पॉजिटिव इंटीजर a एंड b आर रिटन एज ये, तो आपको a की वैल्यू गिवन है दैट इज p क्यूब q4 और b की वैल्यू गिवन है बच्चों p स्क्वायर q3। अब आपसे बोला गया है वेयर p एंड q आर प्राइम नंबर्स सच दैट HCF ऑफ ab, जब आप HCF निकालते हो किसका, ab का, तो वो आता है p की पावर m और q की पावर n। तो आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ, जब हम HCF निकालते हैं ना तो हम लोएस्ट पावर का यूज़ करते हैं, तो p की पावर लोएस्ट क्या है 2 और q की पावर लोएस्ट क्या है 3, तो इससे आपको m और n की वैल्यू पता लग गई बच्चों। देखो m 2 हो गया और n क्या हो गया 3 हो गया। और ऐसे ही जब LCM ऑफ AB दिया हुआ है उन्होंने a, b, तो वो दिया हुआ है बच्चे p की पावर r और q की पावर s। अब p की LCM में हम क्या लेते हैं, हाईएस्ट पावर लेते हैं, LCM में क्या लेते हैं, हाईएस्ट पावर, तो p की पावर हाईएस्ट क्या है 3 और q की हाईएस्ट पावर क्या है बच्चों 4, तो आपको इससे r और s की वैल्यभी पता लग गई 3 और 4। तो फाइनली अब हमें करना क्या है इस क्वेश्चन में, जो हमारा काम है हमें बोलना है कि m n r s, तो m प्लस n इंटू r प्लस s बताना है वैल्यू क्या आएगी। तो व्हाट इज m, m इज हमारा 2 प्लस व्हाट इज n, n इज हमारा 3 इंटू r 3 प्लस 4, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 7 दैट इज 35। आंसर सॉल्व। क्लियर है बच्चों, आंसर हो गया 35, मतलब क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो गया 35। डन। क्वेश्चन नंबर 9, आंसर नंबर 9, द एक्सपोनेंट ऑफ 5 इन प्राइम फैक्टराइजेशन। भाई प्राइम फैक्टराइजेशन करो इसका और 5 का एक्सपोनेंट बताओ। तो देखो बच्चों, मैं आपको एक रूल बताता हूँ, आप इसको प्राइम फैक्टराइजेशन शुरू करो और कोशिश करो कि हम जैसे 2 से शुरू करते हैं ना, आप 2 से शुरू करो ही मत, आप 5 से ही शुरू करो। तो 5 7 ज़ा 35, 2 बचेगा 25 हो जाएगा, 5 5 ज़ा 25,
5 0 से 0, ठीक है। फिर 5 से करो इसे, 5 1 = 5, 2 बचेगा, 5 5 = 25, 0। फिर 5 से करो बच्चों, 5 3 = 15, है ना, 0। फिर 5 से करो बच्चों, 5 6 = 30, ठीक है। अब आपको पता है यहाँ से बात बदल जाएगी, तो 5 का एक्सपोनेंट पूछा था ना उन्होंने, दैट इज 5 की पावर क्या आएगी, 4 आएगी ना, तो हमारा आंसर हो गया बच्चों 4, खत्म बात। क्वेश्चन नंबर 9 डन। क्वेश्चन नंबर 10 पे मूव कर रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे क्या बोलता है, द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ प्राइम नंबर इज, अरे यार इजी, 2। किसी भी प्राइम नंबर के कितने फैक्टर होते हैं, अगर p एक प्राइम नंबर है तो 1 और p 2 ही तो होंगे ना, 2 प्राइम फैक्टर्स, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 11, इफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स a and b आर रिटन एज दिस और HCF, तो आपको अभी मैंने बताया कि HCF में आप लोएस्ट पावर ले लेते हो, तो अगर a आपका x³ y² है और b आपका xy³ है, तो आप HCF ऑफ AB में लोएस्ट पावर ले लोगे, दैट इज x की पावर 1 और y की पावर 2, तो xy² आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, द HCF ऑफ 12, 21 और 15, ये भी CBSE 2020 का क्वेश्चन है भाई, ठीक है। तो अब देखो इस क्वेश्चन को मैं एक ट्रिक से समझाता हूँ बच्चों, बहुत ध्यान से समझेंगे सारे लोग। देखो आपको पता है इन्होंने बोला द HCF एंड LCM ऑफ, तो मतलब पहले HCF बताना है और बाद में LCM, और आपको ये बात पता होनी चाहिए कि HCF हमेशा LCM से छोटा होता है, HCF हमेशा LCM से छोटा होता है, तो इसका मतलब डी ऑप्शन तो पहले कभी आंसर हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसमें बड़ा नंबर पहले दिया है, ये तो गायब, साइड करो इसको। अब बचा कौन कौन, ABC। अब मुझे एक बात बताओ, अगर आप ध्यान से देखो 12, 21, 15, तो अगर इनके HCF की बात करूं, मैं किसकी बात करूं, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो ऐसा कोई नंबर बताओ जिसमें ये तीनों आते हैं, दैट इज 3, तो HCF उसका 3 हो गया कि नहीं, 12, 21 और 15 का HCF 3 हो गया कि नहीं हो गया, 3 4 जा, 3 7 जा, 3 5 जा, तो HCF आ गया 3, तो मतलब बी ऑप्शन भी तो गायब। अब बचा कौन कौन, सिर्फ A और C। अब मुझे बस ये पता कर लेना है कि LCM क्या आ रहा है इन दोनों का, LCM क्या आ रहा है। अब क्योंकि इतने छोटे नंबर्स हैं तो LCM हालांकि इतना बड़ा जाएगा तो नहीं, बट फिर भी मैं कैलकुलेट करके देख लेता हूँ। 12 होता है बच्चों मेरा 2 × 2 × 3, 21 होता है बच्चों मेरा 3 × 7, और मेरा 15 होता है बच्चों 3 × 5 होता है बच्चों। अब मुझे करना क्या है, LCM अगर निकालना है, LCM, तो LCM के लिए आपको क्या करना होता है, आप कॉमन टर्म्स को एक बार लिखते हो और बाकी सबको एज इट इज छाप देते हो। तो कॉमन टर्म 3 है, तो ये तो बस एक बार आएगी, दैट इज 3 × 2 2 × 4 × 7 × 5। अब ये होता है आपका 20, होता है ना, 5 4 5 = 20, और ये होता है बच्चों आपका 7 3 = 21, तो 21 × 20 कितना होगा, ये आ जाएगा आपका 4 और 20, आंसर सॉल्व, दैट इज 3 के साथ 420, सी ऑप्शन डन। क्वेश्चन नंबर 13, द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 70 एंड 125 लीविंग रिमाइंडर दिस रेस्पेक्टिवली इज, ठीक है, लार्जेस्ट नंबर बताना है जो इन दोनों को डिवाइड करके अगर रिमाइंडर ये दे रहा है तो वो नंबर क्या होगा। ये भी क्वेश्चन वैसे तो मैं सॉल्व करके दिखा दूंगा, बट मैं एज अ टीचर या एज अ स्टूडेंट अगर मैं होता तो मैं इसे ट्रिक से निकाल लेता। बच्चों अगर आपको ये बताना है कि कौन सा लार्जेस्ट नंबर इन दोनों को डिवाइड करेगा, अब एक बात बताओ, 70 और 125 को डिवाइड करने वाला नंबर उनसे छोटा होगा कि नहीं होगा। 70 और 125 को डिवाइड करने वाला नंबर उनसे, अब जैसे 50 है, 50 को कौन डिवाइड करता है सर, 1 करता है, 2 करता नहीं 2 करता है, 5 करता है, 10 करता है, 25 करता है, बट है तो सारे 50 से छोटे ना। तो अगर कोई नंबर किसी को डिवाइड कर रहा है तो वो उस नंबर से छोटा होगा। तो यहाँ पे भी अगर लार्जेस्ट नंबर बेशक से पूछा उन्होंने, बट डिवाइड तो 70 और 125 को करना है ना, तो उनसे तो छोटा ही होगा। अब उनसे छोटा जो नंबर्स है यहाँ पे सिर्फ 2 ही है, दैट इज 13 और 65, 13 और 65, और कोई नंबर नहीं है, ठीक है। ये दोनों तो बड़े हैं तो इन दोनों को हटाओ, ये दोनों गए, बचा कौन, ये दोनों। अब इन दोनों में भी 65 भाई इनके हाफ से ज्यादा है, 70 के हाफ से ज्यादा है, देखो तो 65 भी आंसर नहीं हो सकता, इसका आंसर तो 30 नहीं होगा। बट कैसे सर, मान लो अगर ये MCQ में नहीं आता, बड़े क्वेश्चंस में आ जाता, तो आप कैसे सॉल्व करते या हम कैसे सॉल्व करते। तो बच्चों आपके पास 70 है, सबसे पहले तो उसमें से रिमाइंडर माइनस कर दो, और आपका दूसरा जो है 8 उसमें 125 है, उसमें से 8 माइनस कर दो उसका रिमाइंडर, ठीक है, 125 में से 8 माइनस कर दो। तो जब हम माइनस करेंगे तो इसका आंसर आएगा 65 और इसका आंसर आएगा बच्चों 8 माइनस करना जरा 117, ठीक है।
अब आपको करना क्या है, आप इन दोनों का HCF निकाल लो। HCF जब छोटा नंबर निकालना होता है ना अपने ना गिवन नंबर से, तो हमेशा HCF करते हैं। तो HCF ऑफ 65 एंड 117 क्या होगा, फैक्टर्स निकालते हैं 65 के। 65 के अगर फैक्टर्स निकालोगे तो आप 5 से कटेगा ये, 5 1 5 और 3 15, तो 13 आ जाएगा 5 into 13। इसे हम 3 से काट सकते हैं, हाँ 3 से कट रहा है, 3 3 9, 3 3 9, ठीक है, और 2 बचेगा, 3 9 27, तो 39 हो जाएगा। तो 3 से कटा तो 39 आया, 3 से कटा तो 39, और 39 को 3 into 13 लिख सकते हैं। तो व्हाट इज द HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 13, जो कि मैंने पहले भी बता दिया था। क्वेश्चन नंबर 13 डन। नेक्स्ट 13 का आंसर भी 13 ही आया, बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, आंसर 14, द रेशियो ऑफ LCM एंड HCF ऑफ लीस्ट कॉम्पोजिट एंड लीस्ट प्राइम नंबर। सबसे पहली बात, लीस्ट कॉम्पोजिट नंबर कौन सा है बच्चों, लीस्ट कॉम्पोजिट नंबर 4 है। लीस्ट प्राइम नंबर कौन सा है बच्चों, लीस्ट प्राइम नंबर 2 है। अगर इन दोनों का रेशियो कर दिया जाए तो दैट इज 2/1 आएगा, दैट इज 2:1 आंसर हो जाएगा, आंसर डन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 15, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चंस भी बड़े क्वेश्चंस में भी रिपीट करते हैं और MCQ में भी आते हैं। भाई ये कहते हैं 3 बेल्स है, ठीक है भाई, ये मैं यहाँ बेल बना देता हूँ गंदी सी, ये देख लो, ये बेल 1 है, थोड़ी गंदी सी बनी है, इग्नोर कर देना। ये बेल 2 है, ठीक है, ये बेल 3 है, ठीक है। तो ये बेल जो है ये हर 4 मिनट बाद रिंग करती है, ये बेल जो है ये हर 7 मिनट बाद रिंग करती है, और ये बेल जो है ये 14 मिनट बाद रिंग करती है, ठीक है। अब ये पूछ रहे हैं कि अगर ये तीनों एक साथ रिंग 6 बजे करती हैं, 6 AM पे तीनों ने टुगेदर रिंग किया है। कैसे किया है, टुगेदर, एक साथ, तो फिर कितनी देर बाद ये दोबारा से रिंग करेंगी। अब सवाल ये कि सर जो हमें गिवन नंबर है वो हमारा नंबर 4 मिनट है, 7 मिनट है और 14 मिनट, तो एक बेल अगर 14 मिनट के बाद रिंग कर रही है तो क्या वो 4 मिनट पे कभी रिंग कर सकती है, नहीं ना। और पहली 4-4 मिनट में, तो जब तक 14 मिनट वाली का नंबर आएगा, पहली वाली तो 3 बार रिंग कर चुकी होगी। तो इनका सवाल ये है कि कितनी देर बाद ये दोबारा साथ में रिंग होनी चाहिए तीनों दोबारा से, ठीक है बच्चों, 1 मिनट, हाँ, तो दोबारा रिंग होनी चाहिए। अब क्या कर रहा है हमें, क्योंकि हमें पता है हमारा टाइम ज्यादा आएगा, 4 मिनट, 7 मिनट, 14 मिनट से ज्यादा, तो हमारे गिवन नंबर से बड़ी वैल्यू आनी है, तो दैट इज LCM निकलेगा बच्चों। क्या निकलेगा, LCM निकलेगा 4, 7 और 14 का। तो भाई इनका LCM मुझे डायरेक्टली पता है कि इनका LCM 28 आता है, ठीक है, आप कैलकुलेट कर सकते हो LCM, बट इनका LCM 28 आता है। तो इसका मतलब 28 मिनट बाद ये दोबारा से रिंग करेंगी, और 28 एक साथ, तो 28 मिनट बाद मतलब 6:28 AM पे ये दोबारा रिंग करेंगी। आंसर सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब यहाँ पे आपको एक बच्चों दिया है, दैट इज 2 की पावर 3 into 3, बी बच्चों आपको दिया है 2 की पावर 2 into 3 into 5, सी बच्चों आपको दिया है 3 की पावर n into 5। अब आपको LCM जो दिया हुआ है ABC का, वो दिया है 2 की पावर 3 into 3 की पावर 2 into 5। तो LCM में जैसा कि आप लोगों को बताया गया था कि हाईएस्ट पावर उठाई जाती है, किसकी पावर उठाई जाती है, हाईएस्ट पावर उठाई जाती है। तो अगर LCM में 3 आ रहा है तो 2 की हाईएस्ट पावर 3 होगी, कहीं ना कहीं होगी। 5 की पावर 1 आ रहा है तो 5 की हाईएस्ट पावर 1 होगी, तो देखो दोनों जगह 1 है तो 1 ही होगी। और 3 की हाईएस्ट पावर 2 ली हुई है इन्होंने, तो यहाँ पे तो 3 की एक पावर 1 है और यहाँ पे भी 3 की एक पावर 1 है, तो यहाँ से तो हाईएस्ट पावर उठी नहीं, तो ऑब्वियस है कि हाईएस्ट पावर कहाँ से उठी होगी, यहाँ से उठी होगी। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। तो सीधी सी बात है n की वैल्यू क्या निकल के आ गई बच्चों, 2 निकल के आ गई। क्वेश्चन सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 16 डन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, इफ सम ऑफ 2 नंबर्स is 1, 2, 1, 5 and their HCF is 81, then the possible number of pairs sum, मतलब ऐसे pairs बताओ जिनका sum 1, 2, 1, 5 आ जाए। क्लियर है बात, सॉरी, जिनका sum of numbers आपको बताना है, then the possible number of pairs of the sum of numbers are, ठीक है, sum of numbers का पेयर बताना है, ठीक है, समझ गया। चलो अब इस क्वेश्चन को करते हैं आंसर 17। आपको पहले गिवन क्या है, पहले ये समझो। आपको ये बोला गया है कि अगर 2 नंबर हैं और उनका सम 1, 2, 1, 5 है और उनका HCF 81 है, तो अगर बच्चों उनका HCF 81 है
HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो सीधी सी बात है, वो जो नंबर होंगे, फर्स्ट नंबर जो होगा वो 81 इंटू एक्स होगा, क्योंकि किसी ना किसी के साथ वो मल्टीप्लाई होगा, तभी तो हाई HCF में आया ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है ये। फैक्टर मतलब किसी ना किसी x के साथ मल्टीप्लाई होगा। और सेकेंड नंबर जो होगा उन दोनों का ही HCF x है, 1 है, तो वो होगा 81 इंटू वाई, ठीक है, वो भी किसी ना किसी के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब आपको करना क्या है, आपको ये बोला है कि इफ सम ऑफ टू नंबर्स, तो आपका फर्स्ट नंबर 81x हो गया, सेकंड नंबर 81y, तो 81x प्लस 81y आपको कितना दिया है बच्चों, 1215 दिया हुआ है। कितना, 1215। आप 81 को कॉमन ले लो यहाँ से, एक मिनट मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ इसे। तो 81 को आप कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल्स टू 1215। तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 1215 अपॉन 81, ठीक है। अब ज़रा 3 से डिवाइड करके देख लेते हैं इसकी वैल्यूज़ कहाँ तक जा रही हैं। तो बच्चों 3 से डिवाइड करोगे तो 3 4 12 आएगा, 3 0 0 3 5 15। इसे करूँगा तो 3 3 2 6 और 3 7 21। फर्दर 3 से हो सकता है शायद, तो 3 1 3, 0 बचेगा, 1 बचेगा, 10, 3 3 9, 1 5 15, बिल्कुल। और ये 9 से हो सकता है, फर्दर ये 9 से हो सकता है, शायद हो सकता है 9 से करते हैं, तो 9 1 9, हाँ 9 1 9, और कितना बचेगा इधर, 4 बचेगा, 45, 9 5 45, 15। तो मतलब x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ रही है बच्चों, 15 आ रही है। तो आपको बस ऐसे नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स ढूंढ लेने। अच्छा, प्राइम क्यों बोल रहा हूँ बच्चों, ये पॉइंट मैं लिखाना भूल गया, कि अगर यहाँ पे 81 HCF है, तो सीधी सी बात है HCF प्राइम फैक्टराइजेशन करके निकाला जाता है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि x एंड y आर प्राइम नंबर्स, को प्राइम्स। मेनली क्या है, x और y को प्राइम्स हैं। तो x प्लस वाई में आपको कोई ऐसे दो प्राइम नंबर ढूंढने हैं जिसकी सम 14 के इक्वल आ जाए, 15 के। तो पहला नंबर है 1,14, पेयर देखो, अगर आप इन दोनों को ऐड करते हो तो आता है कि नहीं 15, और दोनों को प्राइम भी है, मतलब प्राइम नंबर्स हैं। दूसरा नंबर है 2,13, ऐड करो आ जाएगा। तीसरा, अगर मैं 3,12 करता हूँ तो ना ही 3 प्राइम नंबर है ना ही 12 है, 4 भी प्राइम नंबर नहीं है, 5 एक प्राइम नंबर है, बट 5 के साथ आएगा क्या, 10 प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए वो फंस गया। हमें प्राइम नंबर चाहिए x और y दोनों, जिनका पेयर 15 के इक्वल आ जाए। फिर उसके बाद 6 पे चलता हूँ, प्राइम नहीं है, 7 पे चलता हूँ, 7,8 आएगा 7,8, हाँ ये दोनों को प्राइम है, ये दोनों को प्राइम है बच्चों, 7,8 को प्राइम है, क्योंकि इनका कॉमन फैक्टर को प्राइम क्या होता है, इनका कॉमन फैक्टर क्या आना चाहिए बच्चों, 1 आना चाहिए। तो 7 8 का एक रेंज बन जाएगा। और एक और को प्राइम हमारा अगर मैं देखूं तो 3 के साथ 12 आ रहा है, तो ये तो को प्राइम नहीं है, इनमें तो कॉमन फैक्टर आ जाएगा। 4 के साथ क्या आ रहा था बच्चों, 11 आ रहा था, तो 4 के साथ 11 है, क्योंकि ये दोनों को प्राइम है, ठीक है। 5 के साथ 10 इसलिए नहीं है कि 5 और 10 का कॉमन फैक्टर आ जाएगा, बट इन सब में कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 आएगा, 1 के अलावा कुछ और नहीं आएगा। तो ये दोनों सारे कैसे नंबर हुए, को प्राइम। तो आपको कितने पेयर्स मिल गए बच्चों, 4 पेयर्स मिल गए। कितने पेयर्स, 4 पेयर्स। और फाइनली इसका आंसर हो गया 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज p एंड q, जहां पे p q से बड़ा है, p if p is greater than 2 is 221, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3p minus q। तो सबसे पहले तो एलसीएम हमें गिवन है, ध्यान से सुनना मेरी बात, एलसीएम ऑफ p एंड q हमें गिवन है 221। तो एलसीएम को हैंडल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं बच्चों, आप 221 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो 221 का। तो इसे हम किससे डिवाइड कर सकते हैं, 13 से करके देखें, क्योंकि 3 से तो नहीं हो रहा है, 7 से भी नहीं हो रहा है, 17 से 13 से करके देखते हैं, 13 से करके देखते हैं। तो 13 1 जा 13 आएगा बच्चों, इधर कितना बच जाएगा मेरे पास 91 आता है क्या 13 की टेबल में। तो 13 7 जा करके देखो, 3 7 जा 20, हाँ ठीक है 7 जा और 17। तो आपके पास एलसीएम जो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन आया बच्चों वो 13 × 17 आया। तो सीधी सी बात है इन दोनों में से कोई p या q होगा, क्योंकि भाई एलसीएम ऑफ p और q क्या है, 221। तो p और q निकलता कैसे, मतलब एलसीएम निकलता कैसे है, आपके प्राइम फैक्टराइजेशन को मल्टीप्लाई करके। तो सीधी सी बात है p एंड q इन दोनों में से कोई होगा, बट इन्होंने बोला है p इज ग्रेटर देन q, तो सीधी सी बात है p 17 होगा और q 13 होगा। तो p इज 17, p इज व्हाट 17 एंड q इज व्हाट 13। अपनी इक्वेशन में पुट करो, 3 × 17
माइनस Q इज 13, तो 3 into 17 इज शायद 51 माइनस 13 दैट इज इक्वल्स टू अराउंड 38. आंसर सॉल्व बच्चों. 18 क्वेश्चन भी डन. क्वेश्चन नंबर 19. If the two numbers are in ratio 15:11, if their HCF is 13, then the numbers will be. ठीक है बच्चों, अगर नंबर्स का जो रेशियो गिवन है, आंसर हम करेंगे, अगर जो नंबर का रेशियो गिवन है वो क्या गिवन है बच्चों, 15:11, तो सीधी सी बात है आपका फर्स्ट नंबर जो हो जाएगा वो 15x लेट कर लेते हैं. फर्स्ट नंबर 15x और सेकेंड नंबर जो हो जाएगा बच्चों आपका वो हो जाएगा 11x. अब आपको सिंस आपको दिख रहा है सिंस 15 and 11 आर को-प्राइम नंबर्स, आर को-प्राइम, अगर ये दोनों को-प्राइम नंबर्स हैं तो सीधी सी बात है इन दोनों का प्राइम फैक्टर 1 के अलावा कुछ होगा नहीं. ठीक है, इन दोनों का प्राइम फैक्टर 1 के अलावा होगा नहीं. तो सीधी सी बात है HCF जो आएगा, हाईएस्ट कॉमन जो आएगा, HCF ऑफ 15x एंड 11x विल बी x हो जाएगा, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन के लिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चाहिए होता है, जिसमें 15 और 11 तो कॉमन है नहीं, तो कॉमन बचा कौन सा दोनों में, x ही तो बचा. तो हम HCF को किसके इक्वल कर सकते हैं, x के इक्वल कर सकते हैं ना. अब सीधी सी बात है, और वो HCF इन्होंने क्या दिया था, 13 दिया था. देखो क्वेश्चन में गिवन था कि HCF दे रहा है, और हमारे हिसाब से HCF क्या आया, x, तो x की वैल्यू क्या हो गई बच्चों, 13. अब बस अपने नंबर्स में x की वैल्यू पुट कर लो, दैट इज 15 into 13 और इधर 11 into 13, बस आपका आंसर आ जाएगा. दैट इज 11 into 13 करते हो तो आपका आता है 143 शायद. कौन सा ऑप्शन 143 वाला है, ये वाला. 19 भी डन. ये भी एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था. क्वेश्चन नंबर 20. इफ HCF ऑफ 98 and 28 इज m एंड LCM ऑफ 98 and 28 इज 9 n, तो n माइनस भाई इसमें निकालना पड़ेगा हमें. प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं 98 को और 28 को. ठीक है, 2 से करते हैं, 2 4 8, 2 9 49, 7 7. ठीक है बच्चों, 2 से करते हैं, 2 1 2, 2 4 8, 2 7. तो अगर मैं HCF की बात करूं तो HCF तो आपको दिख रहा है, एक 2 है और एक इंटू 7 है, दैट इज 14. 14 इसका HCF आ गया. दैट इज किसकी वैल्यू 14 हो जाएगी, m की वैल्यू 14 हो जाएगी. ठीक है बच्चों, एक 2 कॉमन था और एक 7 कॉमन था. अगर मैं LCM की बात करूं तो जो कॉमन आ रहे होते हैं उनको एक बार लिखना होता है, दैट इज एक 2 कॉमन आ रहा है और एक 7 कॉमन आ रहा है. ठीक है, एक 7 कॉमन आ रहा है, ये दोनों एक बार लिख दिया, एक 2 कॉमन आ रहा है एक बार, तो ये 2 और 7 अलग से आ जाएंगे, 2 और 7 अलग से. 7 7 सा बच्चों 49 और 2 2 4, और 49 इंटू 4 क्या होता है, 49 इंटू 4 क्या होता है, 9 4 36, 3 4 4 16, 17 18 19, 196. तो n की वैल्यू आ गई 196. तो 196 माइनस 7 इंटू m की वैल्यू थी 14. तो 14 को कैलकुलेट करो तो दैट इज 196 माइनस 7, 4 7 28, कैरीज 2, 7 1 7, 98. 98 अगर 196 में से माइनस होगा तो आपके पास जो नंबर बचेगा, अगर 196 में से 100 माइनस होता है तो 96 बचता है, 98 माइनस होगा तो 98 बचेगा. आंसर है सी ऑप्शन. क्वेश्चन डन. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21. ये वही है कि AB क्यूब है और A क्यूब A है, तो आपको HCF और LCM, तो ठीक है, x हमारा AB क्यूब था और y हमारा A क्यूब B था. हमें सबसे पहले निकालना है HCF. HCF ऑफ XY निकलेगा तो मैंने बोला था लोएस्ट पावर, तो AB हो जाएगा. LCM ऑफ वो निकालेंगे तो हाईएस्ट पावर, तो A क्यूब B क्यूब हो जाएगा. अब फाइनली करना क्या है, HCF माइनस LCM इन्होंने बोला है ना, तो सीधी सी बात है हम भी करेंगे AB माइनस A क्यूब B क्यूब. अब इसमें से कुछ कॉमन ले सकते हैं, हाँ AB ले सकते हैं सर, तो ये हो जाएगा 1 माइनस A स्क्वायर B स्क्वायर. अब अगर आप ध्यान से देखो तो AB इंटू एक मिनट, AB इंटू इधर मैं लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर माइनस AB का होल स्क्वायर, तो ये A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर की आइडेंटिटी फॉलो करने लगेगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा AB इंटू 1 प्लस AB और 1 माइनस AB. कौन सा ऑप्शन था ये, कौन सा ऑप्शन था, ये वाला ऑप्शन था D. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22.
इफ टू पॉजिटिव इंटीजर p एंड q कैन बी एक्सप्रेस्ड, ये 2024 का क्वेश्चन है, 18 a स्क्वायर b4 और q 20 a क्यूब b स्क्वायर वेयर a एंड b आर प्रोन, तो एलसीएम आपको बताना है। अब बच्चों एक बहुत ध्यान से चीज समझना, इस क्वेश्चन में हमें ना सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके ऑप्शन ही कुछ इस हिसाब से डिजाइन है कि ऑप्शन के हिसाब से ही हो सकता है। अब आपको अभी बताया गया था कि एचसीएफ के वक्त लोएस्ट पावर ली जाती है नंबर्स की या वेरिएबल्स की, और एलसीएम के वक्त हाईएस्ट पावर। तो अगर आप ए बी सी तीनों ऑप्शन में देखो, नंबर को भूल जाओ इधर, बट ए और बी की पावर देखो, इन्होंने लोएस्ट उठाई हुई है, बट हमसे तो एलसीएम पूछा था। एलसीएम में आपसे कौन सी पावर पूछते हैं, वो हाईएस्ट पूछते हैं कि नहीं, तो ए की हाईएस्ट पावर 3 है और बी की 4 है, तो आंसर में a क्यूब b4 होना चाहिए था ना। नंबर आगे भूल जाओ कि नंबर क्या है, बट एलसीएम में पावर तो वेरिएबल्स की हाईएस्ट लेंगे ना, तो सीधा आंसर डी ऑप्शन हो गया। तो इतना सोचने जैसा जरूरत ही नहीं थी आपको। क्वेश्चन नंबर 23, इफ 3 इज, अच्छा ये एक क्वेश्चन कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है और काफी अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। अब ये कहते हैं 3 इज द लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ अ नंबर a एंड 7 इज द लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ अ नंबर b, देन द लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ a प्लस बी इज। तो इसको ना एक एग्जाम्पल से करते हैं। दैट इज, मैं एक ऐसा नंबर लेता हूँ जिसका 3 लीस्ट प्राइम फैक्टर है, सबसे छोटा प्राइम फैक्टर। तो सीधी सी बात है, मुझे एक ऑड नंबर लेना पड़ेगा, क्योंकि देखो इवन नंबर का लीस्ट प्राइम फैक्टर जो होता है, इवन नंबर का लीस्ट प्राइम फैक्टर जो होता है वो क्या होता है, इवन होता है, दैट इज 2 होता है। तो हमारा जो, अगर मैं बोलता हूँ कि फैक्टर ऑफ 3 है, फैक्टर ऑफ 3 है, तो वो सीधी सी बात है, वो नंबर एक ऑड नंबर होगा। और फैक्टर ऑफ 7 है, लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 7, तो वो भी नंबर एक क्या होगा, ऑड नंबर होगा। और अगर इन्होंने पूछा है a प्लस बी का लीस्ट प्राइम फैक्टर क्या होगा, तो अगर आप ऑड प्लस ऑड करते हो तो हमेशा आंसर क्या आता है बच्चों, इवन आता है हमेशा। आप करके देख सकते हो। और ऊपर वाली जो 2 सिनेरियो मैंने बताया कि 3 का फैक्टर हमेशा ऑड ही होता है, और जिसका लीस्ट प्राइम फैक्टर 3 हो वो हमेशा ऑड नंबर होगा, और 7 हो वो भी हमेशा ऑड नंबर ही होगा। ऑड प्लस ऑड करेंगे तो इवन आएगा, और इवन का सबसे छोटा, किसी भी इवन नंबर का सबसे छोटा प्राइम फैक्टर कौन सा होता है, 2 होता है भाई। किसी भी इवन नंबर को सबसे पहले कौन डिवाइड करता है, 2 ही करता है ना, और 2 ही सबसे छोटा और प्राइम फैक्टर भी है। तो सीधी सी बात है, 23 का आंसर हो गया 2। 7 क्वेश्चन और रह गए हमारे, बट ये 7 क्वेश्चन बहुत बढ़िया है भाई, बहुत ही ज्यादा बढ़िया। तो बने रहो, काफी अच्छे चल रहे हैं क्वेश्चन और काफी अच्छे क्वेश्चन है भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 2 4 5 इज अ फैक्टर ऑफ p एंड q। तो अगर 1 2 4 5 फैक्टर है p और q का, तो सीधी सी बात है p को हम लिख सकते हैं 1 2 4 5 इंटू एनी नंबर, ठीक है। और q का भी फैक्टर है अगर वो, तो 1 2 4 5 इंटू एनी नंबर। फैक्टर का तो मतलब यही है ना कि किसी भी नंबर को आप 1 2 4 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो p आ जाएगा, और n से कर दो तो q आ जाएगा। तो फैक्टर है तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग विल ऑलवेज हैव 1 2 4 5 ऐसा। अब इनमें से कौन सा ऐसा है जिनका 1 2 4 5 हमेशा फैक्टर बना रहेगा। तो मैं सारे केसेस करके देख लेता हूँ। केस 1 में इन्होंने बोला था p प्लस क्यू कर दो, क्या कर दो, p प्लस क्यू। तो मैं भी क्या करता हूँ, 1 2 4 5 प्लस इंटू m प्लस 1 2 4 5 इंटू n। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका 1 2 4 5 कॉमन आ जाएगा, 1 2 4 5 कॉमन आ जाएगा, इंटू m प्लस n हो जाएगा। तो आपने नोटिस करा कि जब आप p प्लस क्यू कर रहे हो तो 1 2 4 5 मल्टीप्लाई में आ जा रहा है, मतलब ऐसे कुछ तो फॉर्म हो गया ये भी। देखो ना, 1 2 4 5 इंटू m प्लस n हो जाए तो वो भी तो एक इंटीजर ही होगा ना, एक नंबर ही होगा ना। तो मतलब 1 2 4 5 फैक्टर आ गया, तो इसका मतलब फर्स्ट तो है। जरा p इंटू क्यू करके देखते हैं, सेकेंड p इंटू क्यू। तो 1 2 4 5 इंटू m इंटू 1 2 4 5 इंटू n। जब इसको हम सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये आएगा 1 2 4 5 कॉमन इंटू 1 2 4 5 इंटू m इंटू n। आप करके देख सकते हो, ऐसी कुछ फॉर्म आ जाएगी। अब इसमें भी आपने नोटिस करा कि 1 2 4 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि ये भी तो जब आएगा तो एक इंटीजर ही बनेगा ना सॉल्व होके। तो मतलब 1 2 4 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मतलब ये भी इसका फैक्टर है, क्योंकि मल्टीटेबल में आ रहा है उसके। मैंने बोला था ना फैक्टर होना चाहिए, तो भाई मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये भी एक टेबल में आ रहा है। लास्ट केस बच्चों, थर्ड केस, p डिवाइडेड बाई क्यू। तो इसका मतलब 1 2 4 5 इंटू m अपॉन 1 2 4 5 इंटू n। इससे कट जाएगा, फॉर्मूला क्या है, m अपॉन n। क्या यहाँ पे कहीं भी 1 2 4 5 का मल्टीप्लीकेशन आपको दिख रहा है, 1 2 4 5 का कहीं पे भी दिख रहा है, 4 5 नहीं ना, नहीं दिख रहा। तो सीधी सी बात है, ये फैक्टर नहीं है। तो आंसर हो गया ओनली फर्स्ट एंड सेकंड। कोई ऑप्शन है ऐसा ओनली a एंड b, या फर्स्ट एंड सेकंड ओनली a एंड b। क्वेश्चन नंबर 24 डन।
बहुत बढ़िया बच्चों, सही जा रहे हैं अभी तक हम। क्वेश्चन नंबर 25, ये भी एक कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है। मैंने आपको बोला था कि एंड में काफी सारे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। लेट पी बी अ प्राइम नंबर एंड के बी अ पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। पी डिवाइड के स्क्वायर, अब ये देखो, ये 10th के उस वाले क्वेश्चन से रिलेट कर गया। किस वाले से? एक क्वेश्चन आता है ना, प्रूव दैट रूट 3 इज इरेशनल, बड़े क्वेश्चन में 3 मार्कर में, अपने 3 मार्कर में उसे बनाऊंगा, बट उस क्वेश्चन से रिलेट कर गया ये चीज, ठीक है। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर P डिवाइड्स के स्क्वायर बच्चों, के स्क्वायर, तो सीधी सी बात है P डिवाइड्स के ऑल्सो। अगर कोई नंबर किसी के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो उस नंबर को भी डिवाइड करता है, ये रूल है मैथमेटिक्स का, ठीक। अब ये कह रहे हैं कि देन विच ऑफ दीज विल डेफिनेटली डिविजिबल बाय 2, डेफिनेटली मतलब होगा ही होगा 2 से P से डिविजिबल, मतलब ये सिनेरियो नहीं रखना कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, होना ही चाहिए। तो भाई देखो सेकंड पार्ट तो अभी सर ने ही बता दिया, देखो ना सेकंड पार्ट आपको बता दिया सर ने कि अगर P के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो K को भी करेगा, तो सेकंड पार्ट तो ट्रू हो गया। थर्ड पार्ट उन्होंने बोला है 7K को, तो सीधी सी बात है अगर P K को डिवाइड कर रहा है तो P K के किसी भी मल्टीपल को भी डिवाइड करेगा, 7 हो 5 हो। अब ऐसे समझो ना, अगर 2 8 को डिवाइड कर रहा है तो 2 8 1 8 2 16 को भी करेगा, 8 3 24 को भी करेगा, 8 4 32 को भी करेगा, करेगा कि नहीं करेगा? उसके किसी भी मल्टीपल को करेगा, किसी भी मल्टीपल को, 2 3 किसी को भी। तो सीधी सी बात है 7K को भी करेगा, मतलब 7K वाला भी ट्रू हो गया। और सीधी सी बात है फोर्थ ऑप्शन देखो, फोर्थ ऑप्शन कि अगर K को डिवाइड कर रहा है P डिवाइड्स K, तो सीधी सी बात है वो K डॉट K स्क्वायर, मतलब K के मल्टीपल को भी करेगा। K के अभी आपने जाना है कि अगर K को डिवाइड कर रहा है तो K के किसी मल्टीपल को भी करेगा, तो यहाँ पे भी तो अगर K को डिवाइड कर रहा है तो K के मल्टीपल, क्योंकि K क्यूब को आप क्या लिख सकते हो, K इंटू K का स्क्वायर, तो मल्टीपल को करेगा, मतलब थर्ड ऑप्शन भी सही हो गया। लास्ट फोर्थ ऑप्शन K बाई 2, क्या इसको भी डिवाइड करेगा? तो P अगर K को डिवाइड कर रहा है तो क्या K बाई 2 को डिवाइड करेगा? नहीं, क्योंकि K बाई 2 कोई नेचुरल नंबर नहीं आ रहा। देखो डिवाइड करके आंसर पॉइंट में भी आ सकता है और जरूरी नहीं कि P उसे भी डिवाइड करे। क्लियर है बात? तो ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट ये तीनों तो डेफिनेटली होंगे ही होंगे। तो ऑप्शन हो जाएगा ओनली सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ आर करेक्ट। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन था और अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 26 ये भी एक कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है बच्चों और अच्छा क्वेश्चन है। रूट n इज अ नेचुरल नंबर। अब अगर n एक नेचुरल नंबर है तो उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, तो सीधी सी बात है इन्होंने बोल दिया रूट n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। अब विच ऑफ दिस डेफिनेटली एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। अब पहली चीज बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, अगर कोई भी नंबर 1 से बड़ा होता है, कोई भी नेचुरल नंबर, कोई नंबर ग्रेटर देन 1 होता है, तो वो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में एक्सप्रेस किया जा सकता है, कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ये कहती है कि अगर कोई नंबर 1 से बड़ा है, कोई भी नंबर 1 से बड़ा है, तो प्राइम की फॉर्म में, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम की फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है। तो आपको रूट 1n को तो उन्होंने बोल ही दिया कि वो 1 से बड़ा है, तो सीधी सी बात है ये तो प्राइम की फॉर्म में एक्सप्रेस करा जा ही सकता है। अब अगर रूट n किया जा सकता है तो n तो उसका स्क्वायर है, तो ऑब्वियसली वो भी 1 से बड़ा होगा। सीधी सी बात है ना, अगर n एक नंबर है जो कि 1 से बड़ा है, रूट n, अगर रूट n 1 से बड़ा आ रहा है तो n का रूट n का अगर आप स्क्वायर करोगे तो n आएगा, तो ऑब्वियस है कि वो भी n से बड़ा ही होगा, वो भी 1 से बड़ा ही होगा, तो मतलब ये भी एक्सप्रेस करा जा सकता है। बट अगर मैं रूट 1n/2 की बात करता हूँ, अगर मैं किसकी बात करता हूँ, रूट n/2 की, तो रूट n/2 में अगर आप वहां पे n की जगह 4 डाल के देखो तो आंसर आएगा 2/2, 2/2 आएगा। देखो ना 4 डालेंगे रूट n में तो 4 में रूट 4 क्या होता है, 2 होता है, तो 2/2 क्या हो जाएगा, 1। बट हमारे क्वेश्चन में बोला था कि हमारा जो आंसर है वो 1 से बड़ा होना चाहिए। हमारा आंसर किससे बड़ा होना चाहिए, 1 से बड़ा होना चाहिए, तभी वो प्राइम की फॉर्म में एक्सप्रेस होगा, तभी वो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम की फॉर्म में
एक्सप्रेस होगा, वरना वो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं हो सकता। तो यहाँ पे आप 4 डालने पे नोटिस कर रहे हो कि आंसर 1 आ रहा है, तो सीधी सी बात है ये एक्सप्रेस नहीं हो सकता। ये गया, तो आंसर हो गया ओनली फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 26 भी डन। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। भाई ये एक बड़ा ही अजीब क्वेश्चन है यार, बहुत परेशान किया था इस क्वेश्चन ने बच्चों को। समझाता हूँ क्या है। भाई ये कहते हैं अगर k और 93 का HCF निकाला जाए तो वो आता है 31, वेयर k एक नेचुरल नंबर है। अब ये कह रहे हैं कि k की कौन सी वैल्यू इसके लिए सेटिस्फाई कर सकती है। बच्चों ध्यान से सुनना मेरी बात। अगर आप k और 93 का HCF निकाल रहे हो और HCF आ रहा है 31, HCF आ रहा है क्या बच्चों 31, तो एक बहुत प्रैक्टिकल बात है। वो क्या कि जो k की वैल्यू होगी, k की वैल्यू होगी वो k इज मल्टीपल ऑफ 31 होगी, 93 की मल्टीपल नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि अगर वो 93 की मल्टीपल होती तो हाईएस्ट कॉमन, क्योंकि 93 सबसे छोटा होता है उसमें, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में 93 आता, 31 नहीं। अगर k और 93 का HCF 31 आ रहा है तो HCF तो हमेशा दोनों नंबर्स में से छोटा वाला नंबर आता है ना। और HCF आपने ये भी पढ़ा है पीछे कि HCF इज द, आपको जो गिवन नंबर्स होते हैं उनसे हमेशा छोटा होता है, कभी बड़ा नहीं होता। उनके इक्वल हो सकता है, उनसे छोटा होगा, बट आपके गिवन नंबर से बड़ा तो हो ही नहीं सकता। तो आपके जो दो नंबर गिवन थे, एक 93 और एक k और HCF अगर 31 आया तो सीधी सी बात है 93 से वो तो छोटा ही होगा, तो सीधी सी बात है k जो है वो मल्टीपल ऑफ 31 होगा, 93 तो होगा नहीं। तो इसका मतलब सेकंड ऑप्शन तो गया, सेकंड ऑप्शन तो गया। बचा कौन? फर्स्ट ऑप्शन। तो ये तो मेरा सही हो गया, फर्स्ट ऑप्शन मेरा सही हो गया। अब बचे ये दोनों, क्या k एक इवन नंबर हो सकता है? तो जरा पहले मुझे मल्टीपल ऑफ 31 बताओ। मल्टीपल ऑफ 31 क्या क्या होते हैं? 31 के मल्टीपल होते हैं 31, 62, 93, ऐसे चलते रहते हैं ना, तभी तो HCF 31 आया ना। ठीक है, तो अगर मल्टीपल ये होते हैं बच्चों, तो अगर आप k की जगह जरा 62 रख के देखो, तो HCF ऑफ 62, 93 रख के देखो, HCF इसका 31 ही आएगा। आ गया, मतलब एक इवन नंबर भी हो सकता है, क्योंकि इवन नंबर रखने पे मुझे HCF क्या मिल रहा है बच्चों 31 ही मिल रहा है। मतलब ये आंसर भी मुझे लग रहा है कि ठीक होगा। ठीक है, इसके बाद ऑड नंबर रख के देखते हैं। तो ऑड नंबर में तो बच्चों आपको खुद ही पता है कि 31 ही खुद ही एक ऑड नंबर है, और उसे रख के देखते हैं तो उधर भी HCF 31 आएगा, तो मतलब ऑड नंबर भी हो सकता है। इससे हमें पता लगा कि हमारे कितने ऑप्शन सही हैं। कितने ऑप्शन सही है बच्चों? फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। सिर्फ सेकंड गलत है, क्योंकि 93 का मल्टीपल वो नहीं हो सकता, HCF हमेशा छोटा होगा। बाकी इवन रख के भी हमने देख लिया, आ रहा था 31, और हमने ऑड रख के भी देख लिया 31 आ रहा था। तो आंसर हो गया फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। ओनली फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ आर करेक्ट। दैट इज आंसर इज 27 का सी ऑप्शन। नेक्स्ट मूव करते हैं, ये भी एक कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है। 28 क्वेश्चन। लेट p and q are two natural numbers such that p greater than q. When p is divided by q, the remainder is r. The remainder is r. ठीक है, अब बच्चों इसको ना जरा सिनेरियो लेके करके देख लेते हैं। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है तो अक्सर ना सिनेरियो लेके ही हो पाते हैं, वरना नॉर्मली नहीं हो सकते। तो ये कह रहे हैं कि r कैनॉट बी p माइनस क्यू। तो देखो यूक्लिड डिवीजन जो लेमा होता है, यूक्लिड डिवीजन जो एल्गोरिदम होती है, वो आपको क्या बताती है? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम आपको ये बताती है कि जनरल जो डिवीजन की फॉर्म होती है वो होता है p इज इक्वल्स टू q टाइम्स ऑफ x प्लस r, जहाँ पे r की वैल्यू वो 0 या इक्वल उससे बड़ी होनी चाहिए r की वैल्यू, बट आपके कोशेंट से हमेशा छोटी होनी चाहिए। आपके कोशेंट दैट इज q से हमेशा क्या होनी चाहिए बच्चों? छोटी होनी चाहिए, लेस देन q। ठीक है, तो पहला सवाल इन्होंने जो पूछा है आपसे, पहला सवाल r कैन नॉट बी p माइनस क्यू। r की वैल्यू p माइनस क्यू नहीं हो सकती है, r की वैल्यू p माइनस क्यू नहीं हो सकती है। ज़रा एक बार एक सिनेरियो रख के देखते हैं। अगर मैं 5 रखता हूँ p और q रखता हूँ 2, तो आपको पता है कि आपका जो रिमाइंडर जो है वो क्या आएगा? अगर आप 5 को 2 से डिवाइड करो तो 2 2 जा 4 होता है बच्चों, रिमाइंडर क्या आएगा बच्चों? 1 आएगा। तो आपके r की वैल्यू क्या आई बच्चों? 1 आई। ठीक है, r की वैल्यू 1 आई। या फिर आप एक काम करो, q की वैल्यू 3 रख लो,
क्योंकि इस सिनेरियो में इक्वल हो जाएगा, क्योंकि 2 में तो नहीं हो रहा, 2 में नहीं होगा। ठीक है, काम करता हूँ मैं दोनों ही बता देता हूँ, पहले 2 रख के बता देता हूँ। तो 2 रखते हैं तो r की वैल्यू 1 आती है ना, डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। अब एक बात बताओ, 5 - 2 क्या 1 के इक्वल होता है? नहीं ना, क्योंकि उन्होंने बोला था कि p - q के इक्वल नहीं होना चाहिए, r कैनॉट बी इक्वल्स टू p - q, तो नहीं होता। तो यहाँ तो ये सेटिस्फाई कर गया, तो हमें लग सकता है कि फर्स्ट ठीक होगा, बट यहीं पे ज़रा r q में 2 रख के देखो, 3 रख के देखो, तो अब अगर आप डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आएगा 2 आएगा बच्चों। और जरा p - q करके भी देखो, p - q करके देखो, तब भी 2 आ रहा है कि नहीं, तो r से मैच कर गया। तो यहाँ पे तो उल्टा हो गया, उन्होंने बोला था कैनॉट बी, तो मतलब ये तो फर्स्ट ऑप्शन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो इसे तो गायब कर दो बच्चों, ये नहीं हो सकता, क्योंकि उन्होंने बोला था होना चाहिए, होना चाहिए, तो ये तो नहीं हो सकता। सेकंड पे चलते हैं, r कैन आइदर बी q, r या तो q के इक्वल हो सकता है और या तो p - q, तो ये भी गलत हो गया। ये क्यों गलत हो गया, मैं आपको दिखाता हूँ। आपको पहले ही यहाँ पे बोल दिया गया है कि 0 r की वैल्यू 0 से बड़ी या इक्वल हो सकती है, बट q से तो हमेशा छोटी ही होनी चाहिए। तो जब q से छोटी होनी चाहिए तो वो q के इक्वल कैसे हो सकती है, तो ये भी गलत। तो बचा कौन, सिर्फ 3, और ये दिख भी रहा है कि r इज डेफिनेटली लेस देन q, r q से लेस भी होना चाहिए, तो ओनली 3 इज द राइट करेक्ट आंसर। कोई डाउट बच्चों? क्वेश्चन नंबर 28 भी डन। क्वेश्चन नंबर 29, 2 natural numbers whose difference is 66 and least कॉमन मल्टीपल, एलसीएम निकालना है 360। अब इनमें से कौन से ऐसे नंबर्स हैं जिनका डिफरेंस ये आ रहा है और कॉमन एलसीएम 360 आ रहा है? तो भाई देखो, सबसे पहली चीज़, अगर आप डिफरेंस नोटिस करो सबका, तो मेरे हिसाब से सभी का डिफरेंस 66 ही आ रहा है। देखो, इसको भी माइनस करके देखो 66 आएगा, इसको भी करके देखो 66 ही आएगा, तो डिफरेंस अब तो पता नहीं लगा। अब हम एक काम करते हैं, डिफरेंस ऑफ ऑल नंबर इज 68, डिफरेंस इज इक्वल्स टू 66 ऑफ ऑल, सबका है 66। बट अब एलसीएम शुरू करते हैं। एलसीएम ऑफ, मैं सबसे पहले 120 और 54 का करता हूँ। 120 और 54 का जब एलसीएम करूँगा मैं, 120, 54, 2 से करते हैं, 2 60s 2 से करते हैं, 2 2 4, 2 7 14, फिर 2 से करते या 3 से कर देते हैं इसे, तो ये 3 20s और ये आपका जाएगा 3 9s, फिर ये 2 से 10s और ये फिर 9 सेम रह जाएगा, फिर 2 से 5s और फिर 9 9 रह जाएगा। अब अगर मैं यहीं मल्टीप्लाई कर दूं इनको, तो 3 2 6, 6 2 12, ठीक है, और 12 और 2 24, 24 इंटू 5 कितना हो जाता है बच्चों? 24 इंटू 5 240 का हाफ 120 और 120 इंटू 9 करोगे अगर आप, तो वो 900 के आसपास चला जाएगा। तो इसका मतलब ये तो नहीं है। तो एलसीएम ऑफ अगला करते हैं हम, एलसीएम ऑफ 90 एंड 24 इसको करते हैं, तो इसका एलसीएम आएगा 90 और 24 का, 2 से करते हैं 45 12, फिर 2 से करते हैं इसे 45 ही रहने दो, ये 6 हो जाएगा, फिर 2 से करते हैं इसे 45 ही रहने दो, ये 3 हो जाएगा, फिर 3 से करते हैं तो 3 15 जा 1 जा। अब देखो, अगर मैं इसे मल्टीप्लाई करता हूँ तो 2 2 4, 4 2 8, 8 5 40 और 40 इंटू 15 करोगे अगर आप, तो ये आएगा 360, मतलब आपको आंसर मिल गया, दैट इज बी ऑप्शन। डन। क्वेश्चन नंबर 30, लास्ट क्वेश्चन, हमारा लास्ट क्वेश्चन। फाइनली हमारा ये MCQs 30 खत्म हो गए। ठीक, ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है और कॉम्पिटेंसी बेस्ड है। आपको गिवन है n इज अ नेचुरल नंबर, देन आपको ये गिवन है कि 25 की पावर 2n माइनस 9 की पावर 2n, क्या वो 16 से डिविजिबल होगा, क्या वो 34 से, या दोनों से होगा, या नॉन ऑफ दीज। तो एक काम करते हैं, आपको गिवन है कि n एक नेचुरल नंबर है, तो लेट कर लेते हैं, लेट n 1 है, पहला ही नेचुरल नंबर यूज कर लेता हूँ। तो हो जाएगा 24 की पावर 2 माइनस 9 की पावर 2, दैट इज 25 की पावर 2 माइनस 9 की पावर 2, ये हो जाएगा 625 माइनस 81। ज़रा माइनस करना इसे बच्चों, 4 आएगा और इधर 12 हो जाएगा, 4 आएगा, इधर 5, 554 को ज़रा डिवाइड करें बच्चों, प्राइम फैक्टराइज करें, तो आप 554 को ज़रा डिवाइड करो, 2 से करते हो तो 2 2 4, 2 7 14, 2 2 4, फिर 2 से करते हो तो 2 1 2, 2 3 6, 2 6 12, फिर 2 से करते हो तो 2 6 12, 2 8 16, फिर 2 से करते हो तो 2 3 6, 2 4 8, फिर 2 से करते हो बच्चों तो 2 1 2, 2 7 14, फिर 17 से करते हो बच्चों तो 1 जा
दैट इज 2 2 4 2 6 2 8 और ये 17 और 2 34 34 तो यहीं आ गया था ना, तो ये 16 इंटू 34, तो 54 को हम 16 इंटू 34 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये दोनों से ही क्या कर रहा है बच्चों, फैक्टराइज कर रहा है। आंसर हो गया बोथ 16 एंड 34। फाइनली हमने अपने 30 MCQs कवर कर लिए और होप सभी बच्चों को ये MCQs समझ आ गए होंगे। ये रहे ये सारी PDF। अब किसी बच्चों को स्टिल किसी क्वेश्चन में डाउट रह गया है तो वो मुझे कमेंट में बता देना। और अगर मेरी ये सीरीज़ आप लोगों को अच्छी लग रही है, मेरा पहला वीडियो था आज इस सीरीज़ का, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स में शेयर कर देना, क्योंकि आपका एक शेयर ना, क्योंकि देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, और आपके काफ़ी फ्रेंड्स की या कोई ऐसा बंदा देख रहा है जो 10th में नहीं भी है तो वो शेयर करेगा ना, तो काफ़ी बच्चों को हेल्प मिलेगी इससे। मैं बहुत अच्छी सीरीज़ लेके चलूँगा और क्वेश्चंस की लेवल इतने बढ़िया लेके रखूँगा इस सीरीज़ में कि सारे बच्चों को पेपरों में ऑलमोस्ट यही सारी चीज़ें आएंगी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर हमारा आएगा रियल नंबर के 2 मार्कर। आज के लिए इतना ही बच्चों। टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एवरीवन।